चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर हमारा ये टॉपिक है। और ये उसी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफर्स या डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के जो ज़रा लेस फेमिलियर होते हैं या लेस यू नो कि जिनको ट्रीटमेंट नहीं होती मेजोरिटी, तो वो एक एक करके हम कभी ना कभी करते रहते हैं, एक एक जब भी टाइम मिलता है। तो पहले हम डिकार्ड्स, सार्थर, फुकुयामा, ठीक है, और कर चुके हुए हैं। दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो अगर जो बच्चे जिन्होंने वो फिलोसफर्स नहीं किए हुए, जस्ट फॉर द बिगनर्स, ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है या दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, तो वो वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और उसी सिलसिले में ये आज हमारा नेक्स्ट जो फिलोसफर है ग्रामची, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा जी, ये जो फिलोसफर है ये हमारी जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है, आप सब लोग मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और जो माओइज्म है, ये कहीं ना कहीं पीएमएस और सीएसएस दोनों का जो सिलेबस है उसके लिए आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं किए होते हैं, ठीक है। और इनके जो आइडियाज हैं वो आपकी बहुत बड़ी जो सीएसएस की तैयारी है उसको शेप करते हैं। और इसी सिलसिले में, इसी ट्रेडिशन में, जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, इसी के अंदर एक न्यू बंदा है जिसने इन्हीं लाइंस पर, इसको न्यू मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, एंटोनियो ग्रामची, ठीक है। ही इज एन इटालियन फिलोसफर, ठीक है। और अब टाइम की हमारी कंस्ट्रेंट ये है कि मैं दोबारा से मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा तफसील में बात नहीं कर सकता, ठीक है। बट जो चीजें जरूरी हैं इसको समझने के लिए, इसकी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ हेजमनी, उस पर जरूर बात करेंगे। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। इसके ऊपर वन लाइनर कंटेंशन कार्ल मार्क्स की वो जेर में रख लें कि जो किसी भी सोसाइटी का टोटल स्ट्रक्चर है वो शेप होगा बाय द इकोनॉमी, बाय द मोड ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि हमारी लाइफ के 500 डिफरेंट एंगल्स निकल आए, तो उन एंगल्स में सबसे सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल जो प्रीमाइस है, थीसिस है, फाउंडेशन है, वो क्या है? दैट इज द बेस। और बेस डिटरमिन करेगी कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब बेस क्या है? कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा हुआ है, वो इकोनॉमी है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमी जो है, वो डिटरमिन करेगी कि हमारी लाइफ का जो बाकी पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे। यानी कि आम लफ्जों में आर्ट, लिटरेचर, आइडियल्स, मॉरल्स, गवर्नमेंट्स, रिलीजन्स, एथिक्स, फिलॉसफी, आइडियाज, एजुकेशन, लॉज, ये सब कुछ जो है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये इकोनॉमी के इर्द गिर्द एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जो उसको मटेरियलाइज करवाने के लिए, उस इकोनॉमी के मॉडल को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आसान, और इसको आसान कर लेते हैं कि किसी भी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अपने इर्द गिर्द एथिकल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल क्या चाहिए होता है? इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर वो मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्टेबल रहता है। लोग उसको क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। और इन सारी कल्चरल, फिलोसफिकल, सोशल जितनी भी
सॉरी, वैल्यूज होती हैं, वो उसको क्या कर रही होती है, असिस्ट कर रही होती है, जिससे वो जो बेस है या वो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ना सिर्फ लेजिटिमेट रहता है बल्कि वक्त के साथ साथ नॉर्मल होता जाता है। और एक वक्त आता है कि लोगों को वो सिस्टम क्या लगने लग जाता है, नॉर्मल या नेचुरल, फितरी लगने लग जाता है, उनको उनके अंदर कोई भी चीज गैर फितरी नहीं लगती। लेकिन ग्रामची जो है उसका कहना मार्क्स से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि अगर मार्क्स की ये सारी बात पढ़ो तो एंड पे कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद मार्क्स ये कहता है कि जो एलीट अपना आपकी अपना है कैपिटलिस्ट क्लास, अच्छा ये दो वर्ड तो कभी भी ना भूलें, अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक फिलॉसफी है। तो एक तरफ हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है और दूसरी तरफ हमारे प्रोलिटारियट्स हैं या जो हमारी वर्किंग क्लास है। तो उसके कहने का ये मकसद है कि बेसिकली जो बेस है यानी कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अब चूंकि उसकी ओनरशिप किसके पास है, कैपिटलिस्ट के पास है, सो कैपिटलिस्ट नीड्स सोशल अपना सुपर स्ट्रक्चर, ताकि उसका जो हेजमनी है, जो उसका कंट्रोल है ओवर द मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या रहे, वो इंटैक्ट रहे। और इसी तरह जो एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या रहे, इंटैक्ट रहे और मेंटेन रहे। और आप सबको पता है कि इसमें फेवरेबल जो इन्वायरमेंट है दैट इज फॉर द कैपिटलिस्ट, और जो एक्सप्लॉयटेशन साइड पर है वो कौन है, वो आपकी लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, या जिनको आप क्या कह रहे हो प्रोलिटारियट्स कह रहे हो, वो दे आर ऑन द रिसीविंग साइड। ग्रामची कहता है कि जो पावर है ना कैपिटलिस्ट की, कार्ल मार्क्स ने उसको कहां तक सिर्फ रखा है, इकोनॉमी तक। वो कहता है नहीं, जो असल पावर है ना, जो ओवर द टाइम पीरियड पावर की डिफरेंट टाइप्स हैं, शेप हो चुकी है, वो लाए करती है किसके अंदर, सुपर स्ट्रक्चर किया। यानी कि जो आइडियाज या आइडियोलॉजी, मैं ये एक वर्ड ही सिर्फ यूज करूंगा, कार्ल मार्क्स ने आपको एक बात समझा दी कि इकोनॉमी के इर्द गिर्द क्या डेवलप होती है। सुपर स्ट्रक्चर मींस अ सेट ऑफ एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, फिलोसफिकल आइडियाज। और इसी को आप हेगल के साथ पहले अटैच कर ले, दो कोटेशंस लिख ले। हेगल कहता है कि इट इज द कॉन्शियसनेस which determines the economy या determines the life। in short, आसान हेगल ये है कि हमारे आइडियाज, हमारी आइडियोलॉजीज, व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स जो हम अडॉप्ट करते हैं वो डिफाइन करेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी या ओवरऑल हमारी लाइफ कैसी होगी। और आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स का और हेगल का फंडामेंटल डिफरेंस ही ये कि कार्ल मार्क्स ने उसको जवाब में क्या कहा था कि इट इज द लाइफ और इट इज द इकोनॉमी विच डिटरमिन्स द कॉन्शियसनेस। वो कहता था कि कॉन्शियसनेस डिटरमिन करता है इकोनॉमी को, ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमी डिटरमिन कर रही है कॉन्शियसनेस। तो यहां पर कॉन्शियसनेस का जो वर्ड है उससे मुराद आप क्या ले लीजिए, सुपर स्ट्रक्चर, द होल सेट ऑफ आइडियाज। आप लोगों को ना पहले प्रीलिमिनरी, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने पहले पोल साइंस पढ़ा हुआ है, उनके लिए खास तौर पर, हमारे यहाँ जब हम पहली दफा बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग वर्ड यूज कर रहे होते हैं जी, जिस तरह की इकोनॉमी होगी उसी तरह के क्या होंगे, लॉज होंगे, उसी तरह के रिलीजन होगी, उसी तरह के क्या होंगे, एथिक्स होंगी। अब मैं उनके बारे में एक एडवांस वर्ड यूज कर रहा हूं कि जिस तरह की इकोनॉमी होगी उस तरह के लोगों के लाइफस्टाइल होगी। और बाय लाइफस्टाइल वी मीन देयर आर सर्टेन आइडियाज, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ की कॉन्शियसनेस। जैसे आप सब बैठे हैं यहाँ पे, तो हर बंदे का जिंदगी गुजारने का, जिंदगी को देखने का कोई ना कोई क्या है, एक शऊर है कि हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड और यू नो गवर्न। तो उस सब को हम क्या नाम दे रहे हैं, आइडियोलॉजी के। एवरीवन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज।
तो ग्रामची कहता है कि जो असल पावर है ना, दैट डज नॉट ओनली लाई विद इन द इकोनॉमी, बल्कि वो कहता है कि ये जो रूलिंग क्लास है, ये भी वर्ड में बार बार यूज कर सकता हूं, रूलिंग क्लास, अपर क्लास, डोमिनेंट क्लास, ये क्या करती है, ये बेसिकली एक सिर्फ इकोनॉमी के थ्रू अपना होल्ड नहीं रखती, बल्कि इन्होंने पावर की एक नई जो डायरेक्शन है वो तय की है कि बेसिकली ये लोग वो आइडियाज क्रिएट कर चुके हैं, वो सेट ऑफ बिलीफ्स क्रिएट कर चुके हैं जो बजाते खुद किसकी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, पावर की। यानी कि इनके कहने का मकसद है कि आइडियाज या आइडियोलॉजी अब इनके थ्रू कैपिटलिस्ट क्लास बेसिकली प्रोलिटेरियत क्लास को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उनके उनके उनकी जिंदगी को शेप कर रही है। ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है जी। दो तरह की हेजमनी है। नंबर वन, एक हेजमनी है जो आप किसी के ऊपर फोर्स के थ्रू कायम कर सकते हैं, वायलेंस के थ्रू कर सकते हैं, अथॉरिटी के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको ग्रामची कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी। ये काम करता कौन है, पॉलिटिकल सोसाइटी करती है। दो तरह की सोसाइटीज हैं, एक सिविल सोसाइटी और एक पॉलिटिकल सोसाइटी। तो वो कहता है कि लोगों के ऊपर जो अपना रोब है, दबदबा है, अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए किसके थ्रू, फोर्स या वायलेंस के थ्रू, ये काम कौन करता है, पॉलिटिकल सोसाइटी। और लिख लें कि पॉलिटिकल सोसाइटी से उसका क्या मुराद, आप सब पोल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल सोसाइटी को वो यहां कह रहे हैं स्टेट। स्टेट में क्या शामिल है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, लॉज। वो कहते हैं कि ये इस तरीके से हम दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, अपनी कंट्रोल, अपनी पावर या हेजमनी को एजर्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, ये थ्योरी ऑफ हेजमनी, तो उसकी बिल्कुल भी ये मुराद नहीं है। इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग दिस टाइप ऑफ, ये वो बताएगा बट मेन आइडिया ये नहीं है। मेन आइडिया है जो हेजमनी कॉन्सेंट के थ्रू एक्सेप्ट हो जाती है, आइडियाज की हेजमनी, नजरियात की हेजमनी, जिसको लोग खुद, इसको लिख लीजिएगा कंसेंचुअल हेजमनी, जिसको लोग खुद अपने ऊपर तारी कर लें, अडॉप्ट कर लें, जिसके साथ लोग खुद एग्री कर जाएं, जिसको लोग खुद अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। यानी कि इसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व है और वायलेंस इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर फोर्स और वायलेंस का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर इसमें क्या है, इसको लिख लीजिए, जो कंसेंचुअल हेजमनी होती है ये वॉलेंटरी होती है। क्या होती है, वॉलेंटरी होती है। ये इसमें कोहर्स नहीं होते आप। जो अगली कम्युनिटी होती है या लोग होते हैं, वो आपके आइडियाज को इस हद तक बाय कर लेते हैं कि वो खुद आपके सामने सरेंडर कर देते हैं। आपको उनको बार बार पुश करने की, फोर्स करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और इसके लिए वो कहता है कि इसको बिल्ड करने में जो बहुत बड़ा रोल है वो है सिविल सोसाइटी का। उधर था पॉलिटिकल सोसाइटी का और इधर क्या है, सिविल सोसाइटी का। और सिविल सोसाइटी के अंदर कौन कौन शामिल है, इंटेलेक्चुअल शामिल है, एजुकेशन सिस्टम शामिल है, एनजीओ शामिल है, स्कूल्स कॉलेजेस शामिल है, सोशल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, मॉस्क, स्कूल, फैमिली, मीडिया, मैस कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, मूवीज, सॉन्ग्स, सिंबल्स,
न्यूज़पेपर, आजकल का दौर आ गया सोशल मीडिया। और ये सारे सिविल सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब को देख लो तो ये सब इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये स्टेट के लीगल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जैसे एग्जीक्यूटिव, आर्मी, पुलिस, वो सबको लिख लो। ये कौन है? ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट है। इनके पास पावर है लॉ की, इनके पास पावर है वायलेंस की। और अगर कोई इनकी बात ना माने, यानी कि कोई इनके साथ एग्री ना करे, तो इनके पास पावर है कि ये अपनी बात, ये कोहर्सिव लिख लें कि ये जो है ये कोहर्सिव इन नेचर है। ठीक है, ये कोहर्जन कराते हैं आपसे, जबरदस्ती आपको एग्री कराते हैं कि जो हमें यकीन है वही क्या है, सही है। लेकिन ये वाला जो सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी, इनके पास ना फोर्स है, ना वायलेंस है, ठीक है, ना इनके ऊपर इनके पास कोई हेजिमोनिक या कंसेंचुअल डिवाइस है जिसके थ्रू ये जबरदस्ती आके तो हमारे दिमागों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो फिर इनके पास क्या है? इनके पास है सॉफ्ट पावर, इनके पास है टेक्निक्स, इनके पास है मेथड्स, इस चीज के हमारे दिमागों में कुछ चीजों की हेजमनी को क्या करने के, क्रिएट करने के। हमारे दिमागों के मेंटल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको ये चेंज करते हैं। कभी कुरिकुलम के थ्रू, ये लिख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कभी लैंग्वेज के थ्रू, कभी कुरिकुलम के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स के थ्रू, मोरालिटीज के थ्रू, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू के थ्रू, नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव्स के थ्रू, डिस्कोर्स की पावर है इनके पास। ये रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और बाकी जो आम आदमी होता है वो उनको कबूल कर लेता है और फिर वो उनको प्रैक्टिस करता है। और इस हद तक प्रैक्टिस करता है कि ग्रामची कहता है कि एक वक्त आता है कि जब वो ऑप्रेसर की जो आइडियोलॉजी होती है, वो ऑप्रेस्ड जो होता है, वो उसको 100% क्या समझ लेता है, सही भी समझता है, और बल्कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करके उसको रोज रोज प्रैक्टिस करता है। इसको वो कहता है कंसेंट बेस्ड हेजमनी, जिसके अंदर, जिसके ऊपर हेजमनाइज जिसको किया जा रहा है, वो क्या है, वो उसकी उस प्रोग्रामिंग का क्या है, पार्ट है। तो ये कंसेंचुअल हेजमनी को लिख लीजिए या सिविल सोसाइटी को लिख लीजिए कि बेसिकली दीज आर द डिवाइसेस टू प्रोग्राम द माइंड्स ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, वो जिसको हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट होना। ठीक है ना, तो ये वो लोग हैं जो उस इकोनॉमी को सूट करने वाला जितना भी सोशल, इंटेलेक्चुअल, एथिकल, मॉरल सॉफ्टवेयर होता है, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको बिल्डअप करते हैं, जिससे जो ऑप्रेस्ड होता है। यहां दो बातें आपने कभी भी नहीं भूलनी। नंबर वन, के कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो किसी भी जमाने के अंदर रूलिंग आइडियाज होते हैं ना, मशहूर मकबूल आइडियाज होते हैं, आज के दौर का औरतों को लेकर सबसे मशहूर और मकबूल आइडिया कौन सा है? फेमिनिज्म, राइट, फेमिनिस्ट डिबेट। तो अगर कार्ल मार्क्स होता तो वो क्या कहता? वो कहता कि ये आइडिया आम बंदे का आइडिया नहीं है, ये आइडिया है रूलिंग एलीट का, और ये उन्हीं का क्या है, रूलिंग आइडिया। यानी कि ऑल द पॉपुलर एंड डोमिनेंट आइडियाज ऑफ एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री आर एक्चुअली द आइडियाज ऑफ डोमिनेंट क्लास, क्योंकि वो उनको क्या कर रहे होते हैं, सूट कर रहे होते हैं। और उनको सूट करने से क्या मुराद है? ऑफ कोर्स उन जाती तो कुछ नहीं करेंगे ना, उनकी किसको सूट कर रहे होते हैं, इकोनॉमी को सूट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो आइडियाज भी क्या हो जाते हैं, सोसाइटी में पॉपुलर हो जाते हैं। इसी तरह डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो अगर कार्ल मार्क्स के लेंस से सोचें तो डेमोक्रेसी इज एन आइडिया ऑफ द कैपिटलिस्ट एलीट, जो कि उनको पावर में रहने के लिए क्या है, जरूरी है। आज आपको बादशाहत में और जमहूरियत में सिर्फ एक फर्क बताऊंगा। बादशाहत में भी 1 2 4 10 लोग ही ऊपर रूल कर रहे होते, और जमहूरियत में भी 22 करोड़ लोग रूल नहीं कर रहे होते। रूल अल्टीमेटली 200 250 300 400
बंदा ही कर रहा होता है। लेकिन बादशाहत में और जमहूरियत में देखें ना कितना फर्क है, कि आपने सिर्फ लोगों को एक आइडिया दिया कि आज के बाद हुकूमत किस बुनियाद पर आएगी, लोगों की मर्जी से आएगी। तो वही बादशाह जो पहले तलवार लेके आता था और कहता था मुझे क्या करो, ओबे करो, अब लोग खुद एक बादशाह को मुंतखब करके उसको खुद कहते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, ओबे करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये है ग्रामची। इसको कहते हैं कल्चर, इसका दूसरा नाम लिख ले कल्चरल हेजमनी, कंसेंचुअल हेजमनी। लोगों का अपनी वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिलीफ्स को, लाइफस्टाइल को, हर एक चीज को इस तरीके से मोल्ड कर लेना, उनका इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो जाना, उनका इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेटेड हो जाना, उनका इस तरीके से एक 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 उसमें चले जाना, एक एक ड्रीम लैंड में, एक फैंटेसी लैंड में चले जाना, कि उनको लगे कि जो ये ख्यालात मैं मानता हूं ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और ये मेरी ये बड़े फितरी हैं। उसको ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि ये क्या है, मेरे लिए क्या है, फितरी है। तो जब ये फीलिंग आए तो इसका मतलब है आपने रूलिंग क्लास का जो रूलिंग क्या है, आइडियाज है, उसके साथ अपनी क्या शो कर दी है, कॉन्सेंट शो कर दी। और मजे की बात क्या है, कल्चरल हेजमनी के लिए किसी कंट्री के ऊपर डायरेक्ट हमला करके, यानी कि उसको कोलोनाइज करना शर्त नहीं है। ये काम टीवी के थ्रू होता है और टीवी हैज नो बाउंड्रीज। ये काम इंटरनेट के थ्रू होता है एंड इंटरनेट हैज नो बाउंड्रीज। ये काम लैंग्वेज के थ्रू होता है, ये काम किताबों के थ्रू होता है, ये काम थेरीज के थ्रू होता है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। कल्चर फॉर ग्रामचीज इज वेयर पावर इज जनरेटेड एंड मेंटेन्ड बट ऑल्सो वेयर इट इज रेजिस्टेड। ठीक है ना, यही वो रियाम है, यही वो एरिया है जिसके अंदर जो ताकत है वो क्या है, वो डिवेलप होती है, और यहीं पर वो ताकत जो है वो क्या होती है, कॉन्टेस्ट भी होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये जी हमारा आइडिया है कि कॉन्सेंचुअल हेजमनी का या कल्चरल हेजमनी का। अब यहां से आगे इस डिबेट को हमने लेकर जाने, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि लोगों को काबू में रखने का बेहतरीन तरीका क्या है, कि आप उनको ऐसी एजुकेशन दो, ऐसी वैल्यूज दो, ऐसी एड्स दिखाओ, ऐसी जो है वो उनके सामने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगाओ, इस तरह से उनको अंडरस्टैंड करो, इस तरीके से उनके साथ उनके माइंड प्ले करो कि वो आपके ही आइडियाज को क्या समझना शुरू कर दे, बेहतरीन समझना शुरू कर दे, उसके साथ क्या हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। मैं दो एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, बल्कि एक तो बाकायदा केस स्टडी है, और ये आप सब ने किताब पढ़नी भी है, ठीक है ना, ये लाजमी है। एडवर्ड साइड की किताब है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म, उसके अंदर वो कॉलोनियलिज्म को एक्सप्लेन करता है कि कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या है। अब कॉलोनियलिज्म जो है, इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक वो लोग हैं जो कॉलोनियलिज्म को एक ब्लेसिंग समझते हैं, जो कॉलोनियलिज्म को एक नेचुरल समझते हैं, कि इट वाज मेंट टू हैपन, कि इंसानी तारीख एक दूसरे के ऊपर कब्जे करने की तारीख है। तो जो भी सिविलाइजेशन क्या होगी, ये अपने जमाने में ताकत में आएगी, वो क्या करेगी, वो अपनी ताकत का इजहार दूसरों के ऊपर कब्जा करके करेगी। लेकिन जब वो कब्जा करेगी तो वो क्या करेगी, वो अपने आइडियाज, अपना इंटेलेक्ट, अपनी जितनी भी मुस्बत चीजें हैं, उनको भी किसको गिफ्ट करेगी, वो द सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड पीपल और द थर्ड वर्ल्ड, और यू नो जो जो एक आउट ऑफ द सिविलाइजेशन लोग हैं, उन सब लोगों को क्या करेंगे, हम करेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आप बहुत मशहूर थेरी है वो लिखे, व्हाइट मैन बर्डन्स थेरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई, कि जब यूरोप दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा था, फ्रांस या दीगर कंट्रीज, तो उनका ये मानना था कि भाई हम सिविलाइज्ड हैं और हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया के वो हिस्से जो अभी भी एनिमलिस्टिक हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, जहां तहजीब और सिविलाइजेशन ने अभी आंख नहीं खोली, जहां शऊर, इनलाइटनमेंट ये चीजें नहीं है, ठीक है, उन तक हमारा फर्ज है। ये हम, उन्होंने कहा कि ये हमारी रेस का चैलेंज है कि हम उन तक क्या करें, पहुंचे और तहजीब और तरक्की को वहां तक प्लांट करके आए। तो उन्होंने कॉलोनियलिज्म को, लोगों के ऊपर कब्जे को इस बुनियाद पर क्या किया,
जस्टिफाई किया। और इसी वजह से आज भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, जो जो लोग भी कॉलोनियल रहे हैं, जिनके ऊपर भी बड़ी पावर्स ने क्या रखा है, कब्जा रखा है पिछले 100 साल में, 200 सालों में, 300 सालों में, वहां पर प्रॉपर एक स्कूल ऑफ थॉट है, एकेडेमिया में भी, टीचर्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, और आम मानने वालों में भी। जैसे कि मैं कभी कभी एक फकरा बोल देता हूं कि यार इससे बेहतर था कि गोरा कुछ 100 साल हुकूमत और कर जाता, कि जहां वो हमें एजुकेशन सिस्टम देकर गया, जहां उसने हमारा रेलवे का निज़ाम बनाया, जहां पर उसने नहरों का निज़ाम बनाया, जहां उसने हमारा रेवेन्यू का निज़ाम बनाया, जहां उसने हमें क्रिमिनल लॉ दिया, जहां उसने हमें सिविल लॉ दिया, जहां उसने हमें डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस दिए, अगर वो 100 साल और रह जाते तो शायद पाकिस्तान आज क्या होता, एक बेहतर पोजीशन पर होता। और अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि जो प्रो कॉलोनियल लोग होते हैं वो फिर कॉलोनियलिज्म को एक ब्लेसिंग के तौर पर देखते हैं। ठीक है कि जी देखो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, वो अपने साथ इनलाइटनमेंट लेकर आए, वो अपने साथ जनाब तरक्की लेकर आए, वो अपने साथ डेवलपमेंट लेकर आए, वो अपने साथ मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, वो अपने साथ रूल ऑफ लॉ लेकर आए, वो अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, वो अपने साथ जितनी भी ब्लेसिंग्स है ऑफ मॉडर्निटी वो लेकर आए। तो एक तरह से इंसान थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है कि वाकई गोरे का यहां रहना हमारे लिए क्या था। एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट सोचे तो देयर इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म एक कब्जा है, इंसान का इंसान पर कब्जा है। गोरा यहां आया, वो हमें सिविलाइज करने नहीं आया था, वो हमें बेटर बनाने नहीं आया था। उसका कंसर्न एशिया की डेवलपमेंट नहीं थी, उसका कंसर्न एशिया इटसेल्फ था, उसका कंसर्न एशिया के रिसोर्सेज थे, उसका कंसर्न यहां के रॉ मटेरियल्स थे। और जो एंटी कॉलोनियल जो हमारी जितनी भी स्कॉलरशिप है वो सब एग्री करते हैं इस बात के ऊपर कि भाई गोरा यहां पर आपके फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है। और वो तो ये तक भी कहते हैं कि मगरब की सारी तरक्की ईस्ट की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर क्या है, बेस करती है। और यही थीसिस है एडवर्ड सैड की बुक ओरिएंटलिज्म का, कि हम ओरिएंट कहते हैं ईस्ट को, ऑक्सीडेंट कहते हैं वेस्ट को। ये दो वर्ड है, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटलिज्म, या ऑक्सीडेंटलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म है ईस्ट और ऑक्सीडेंटलिज्म है वेस्ट। तो ओरिएंटलिज्म का मतलब ही क्या है, वो कहता है कि जब गोरा यहां आया, वो उसने अपनी, वो गोरा तो चला गया लेकिन वो यहां क्या छोड़ के गया है, कंसेंट बेस्ड हेजमनी, कंसेंचुअल हेजमनी, द आइडियोलॉजी, द सेट ऑफ आइडियाज, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम, लैंग्वेज, ठीक है, वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स, सब चीजें, वो उनके थ्रू वो क्या कर रहा है, वो अपनी उस हेजमनी को अभी भी हमारे ऊपर क्या कर रहा है। क्योंकि वो कहते हैं जब ईस्ट के लोगों ने खुद ये कहना शुरू कर दिया कि हम डिजर्व ही नहीं करते कि हमारे पास आजादी होनी चाहिए। आपको पता है ना, हम भी कभी कभी जब यहां पर थक जाते हैं ना लड़ लड़ के, तो बाय द एंड ऑफ द डे हमारे मुंह से भी क्या निकलता है कि भाई गुलाम ही रहना था, है। तो कम से कम कोई आका तो अच्छा होता, लोकल जो देसी आका है जिनके रंग भी थोड़े फेयर है, उससे बेहतर है कम से कम गोरा तो होता है, जिसको फखर से बंदा दिखा तो सके देखो किड्डा चिट्टा आका है साडा। यू सी वो फेयर एंड लवली वाला सीन भी हो जाएगा ना, तो वो भी साथ हो जाता। और कम से कम हम ये तो कहते कि देखो गालियां निकाल रहा है लेकिन अंग्रेजी में तो निकाल रहा है। देखे ना मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई, छांटे से नहीं मार रहा, बेल्ट उतार के मार रहा है, कम से कम इतनी एडवांस किस्म की जो इनोवेशन उससे हमें मार रहा है। ठीक है, हमारा किसी देसी बंदे से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे तो पंजाबी की मिसालों में भी कहते हैं इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दो। ठीक है, तो वो कम से कम हमें अंग्रेजी वलायती जो बूट थे उनके ठुड्डे तो मारता, तो हमें कुछ ना कुछ फख्र करने को क्या होता, कुछ होता। वो किसका शेर है, वो कोई फेल होने को भी एक मजमून चाहिए। एक शेर है ना इंग्लिश के बारे में, वो कहते हैं कि मैं नाम भूल रहा है बंदे का, बड़ा मशहूर नाम है उर्दू का, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। तो कुछ हम भी फख्र से कहते हैं, जैसे CSS है, जिसका 750 नंबर भी आता है वो फख्र से कहता है कि तेरे भाई ने 750 लिया है, बस अंग्रेजी में फेल हुआ।
मेरी बात समझ आ रही है ना? यानी कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर कि जी हम किस में फेल हो गए, सिर्फ अंग्रेजी में फेल हो गए। क्लियर होगी बात? दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट। मैं बात ये करना चाहता था कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज दुनिया की कोई भी है तो वो क्या है, इट शुड बी अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जितने भी फिलोसफर्स हैं, इसके अलावा भी मिशेल फोको है, उसकी पूरी थ्योरी है, जेंडर में आप पढ़ते हो, ठीक है, लैंग्वेज एज अपना लैंग्वेज एज अ कंस्ट्रक्ट, एज अ टूल ऑफ पावर। बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर ये लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई मगरिब ने मशरिक के ऊपर जो अपनी कॉलोनियल कंट्रोल थी, हेजमनी थी, उसको शुरू में हो सकता है उन्होंने क्या यूज किया हो, फोर्स और वायलेंस, यानी कि जब तक उनका इक्तदार पर कब्जा नहीं हो रहा था, उसके बाद उन्होंने कैसे ऑपरेट किया, उसके बाद दे ऑपरेटेड थ्रू द आइडियाज, द आइडियोलॉजीज, लॉर्ड मेकाले का एजुकेशन सिस्टम। अब आप दूसरी केस स्टडी ले लो, पहला हो गया ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड साइड की बुक, कि वो पूरी की पूरी बुक का जो थीसिस है वो है ही बेसिकली ग्रामची, कि जब भी ईस्ट पर कब्जा हुआ तो वेस्ट ने उसको जस्टिफाई किया कि ये इनको व्हाइट पेन बर्डन थ्योरी मैंने लिखवाई, और ईस्ट ने उसको क्या किया, शेयर करना शुरू कर दिया सेम बिलीफ। जैसे कि एक और फकरा लिखने ओरिएंटलिज्म के हवाले से, कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं यार हम तो ना तरक्की नहीं कर सके, हमारा खिता बहुत पीछे रह गया, हम तो दुनिया का क्या है, दोजख है, हम तो दुनिया की क्या है, एक एक तरह से वो चिरागा है, हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारे यहाँ जहालत है, हमारे यहाँ दरिंदगी है, हमारे यहाँ वायलेंस है। आप अक्सर बच्चों से आप आपस में भी बात करेंगे ना, तो आपका खुद के बारे में, खुद से मुराद अपने कंट्री या अपने खत्ते के बारे में को बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू मैंने नहीं सुना। बड़े रेयर लोग हैं जिनके पास है, वो भी सिर्फ नारों की हद तक है, बिलीव अंदर से किसी को नहीं है कि देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लैंड। अदरवाइज शशि थरूर की बुक पढ़ लें, द इनग्लोरियस एम्पायर, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इन, ठीक है, ये फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वी एंड चाइना टुगेदर वर 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस खित्ते की तारीख इतनी बुरी है, ठीक है, तो हाउ डज इट गोरा इधर करने क्या आया था, गरीब जगह पर कौन रेड करता है, क्या ख्याल है, खाली घरों में भी कभी डाके पड़े, ये कॉमन सेंस के सवाल हैं कुछ जिनके जवाब मिलने चाहिए या हमें तलाश भी करने चाहिए। इसका मतलब है इंडिया वाज अ रिच, एक एक वो सोने की जो है वो चिड़िया थी। इसी तरह जो हमारे दोस्त हैं अफगानी, ईरानी, टर्क, जो मुसलमान बन के आए, जिनको आज हम कोलोनाइजर कहने से शर्माते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे ना, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर उनकी हमारे ऊपर जो कब्जा था, अगर वो इस बुनियाद पर जस्टिफाइड है कि वो कौन थे, मुसलमान थे, तो आज आप अपने घर का सामान गली में रख दीजिए और कहिए कि जिसका नाम भी मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कबीर है, वो ये शाम को लेके जा सकता है क्योंकि वो मेरा कौन है, मुसलमान भाई है। उधर तो आप ताले लगा के रखते, मेरी बात समझ रहे? तो ये क्या है, ये भी कल्चरल हेजेमनी, कि हमने उन लोगों का अपने ऊपर जो क्या था, कब्जा था, उसको खुद ही क्या कर लिया, कबूल कर लिया, शेयर करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल कि ये कंसेंचुअल हेजेमनी, कंसेंट बेस्ड हेजेमनी, कि हमने उनके साथ ये कह के शेयर कर लिया ना कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं, वरना वो यहां क्या करने आए थे। विल ड्यूरेंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द वॉर्स in the world are raid for the food. Most of the wars in the world are just raid, RAID, raid for food. कोलोनाइजर आया, गोरे यहां से रॉ मटेरियल उठाया, जाके अपना पूरे का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ड कर दिया, ठीक है ना, पूरी इंडस्ट्री। वो इसीलिए तो मैंने कहा है कि जो लोग एंटी कॉलोनियल है वो कहते हैं कि द प्रोग्रेस ऑफ वेस्ट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द जो रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट है उसके ऊपर है। ईस्ट को बुनियाद बनाकर वेस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। और सिर्फ रिसोर्सेज से मुराद नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनकी जितनी सोशल साइंसेस की रिसर्च है, ठीक है। जब आपका किसी सोसाइटी का एक्सपोजर ही नहीं है तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे। तो 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में जितनी तहकीक हुई, उसमें 80% जो डेटा है, 80% जो अंडरस्टैंडिंग है, 80% जो केस स्टडीज है, वो डेवलप ही कहां से हुई,
वो ईस्ट से हुई, वेस्ट से नहीं। वेस्ट ने तो अपनी तो स्टडी कर ली, लेकिन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज लेफ्ट, तो उसकी स्टडी के लिए ये चीज इस्तेमाल। क्लियर होगी बात? और आज के हवाले से मैं केस स्टडी बताना चाहता हूं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल दुनिया में सबसे पॉपुलर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा है? कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? सुपर स्ट्रक्चर की, यानी कि उसी तरह की क्या होनी चाहिए? पॉलिटिक्स, उस सब चीजें उस तरह की होनी चाहिए। तो 6-7 आइडियाज बोलता हूं, आप देख लो। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी, इंडिविजुअली रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिटी, जेंडर के एतबार से जेंडर इक्वालिटी, मोरालिटी के एतबार से मॉरल ऑटोनॉमी, लिबरलिज्म, मॉडर्नाइजेशन। तो आसान लफ्जों में कहूंगा, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ मैं अभी बहस कर लूं ना कि इंसान को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, वो ठीक 30 सेकंड में मुझे ये कहकर यहां से उठ जाएगा कि मैं हैरान हूं कि आप जैसे लोगों से मैं पढ़ रहा हूं। क्या ख्याल है? नहीं है ना? क्योंकि इट हैज बीन इनग्रेन्ड इन योर माइंड कि जमहूरियत या राइट टू वोट या राइट टू इलेक्ट द पीपल इज सो नेचुरल एंड सो यूनिवर्सल एन आइडिया। मेरी बात समझ रहे? इट्स सो यूनिवर्सल इन आइडिया, यानी कि जमहूरियत जो है वो क्या है? एक तरह से मजहब बन चुका है। आप सोसाइटी में एंटी डेमोक्रेटिक रिमार्क्स पास ही नहीं कर सकते, लोगों के जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं उनको चैलेंज ही नहीं कर सकते। जितनी खवातीन बैठी हैं या सुन रही हैं, अभी मैं कह रहा हूं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ स्टूपिड आइडिया। ओहो, वैसे तो ये बंदा बड़ी बातें करता है जी, मैं तो बड़ा स्कॉलर हूं, तो मैं तो बड़ा जी फिलोसफर हूं। देखो 21st सेंचुरी में भी मिसोजिनिस्ट सोच है, 21st सेंचुरी में भी पेट्रियार्कल सोच है और मिडीवियल सोच है। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स और ग्रामची के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूं, तो फिर सच ये है, इस चीज के मुताबिक सच ये है, मेरा सच नहीं है, वो ये है कि जब इंडस्ट्री को चाहिए लेबर, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? लेबर चाहिए, और लेबर भी सस्ते वाली चाहिए। तो वो जो 10,000 बीसी से विमेन डोमेस्टिकेट है, उसको घर से कैसे निकाले? उसके लिए बेहतरीन चीज, मैंने पहले भी पढ़ाते हुए ये बातें करता रहता हूं कि कितना इत्तेफाक है कि उधर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है और उधर से ही साथ फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। कितना हसीन इत्तेफाक है। मेरी बात समझ रहे? यानी कि जब तक यूरोप में एग्रीकल्चर एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा, यूरोप ने, आप में से जो लिटरेचर के बच्चे हैं वो बताएं 14वीं सदी का लिटरेचर, 15वीं सदी, शेक्सपियर को पढ़ लें। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये मैंने नहीं लिखा, ये शेक्सपियर ने लिखा। लेकिन जो 18वीं सदी में, 19वीं सदी में इंग्लैंड में लोग आए, उन्होंने कहा ना ना ना, उन्होंने कहा रीजन इज वुमेन एंड वुमेन इज रीजन। उन्होंने उसके हक में, रेशनैलिटी के हक में दलीलें देना शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ? कैपिटलिस्ट की जो इंडस्ट्रियल जरूरत थी कि सस्ता मजदूर मिलना चाहिए, ठीक है, वो सस्ता मजदूर जो है वो कौन मिला? औरत मिल गई, ठीक है। और आज आप किसी बच्चे से पूछ लो, ये मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल देने लगूंगा कि आइडियाज कैसे बिल्ड होते हैं, कि एजुकेशन आप क्यों ले रहे हो, और इसमें क्लास का एनालिसिस नहीं भूलेंगे हम। अगर आप हैं इलीट क्लास, फुल इलीट क्लास, तो आपका 99% मकसद फॉरेन कोई जॉब नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक पर्पस जरूर होगा। कैसे? फिर आप कहां से पढ़ के आएंगे? आईवी लीग से, ठीक है, जो टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है। तो आके आपने, जारी बात है, 70,000 महाना की नौकरी नहीं करनी, लेकिन अगर आपके अब्बा की फैक्ट्री है एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रन दैट फैक्ट्री एज इन कैपेसिटी ऑफ सीईओ इन द एज ऑफ 27, तो आप अपने एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या ले रहे हो? इकोनॉमी। बाकी बात रहेगी मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की, ये तो बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन सबको पता है कि डिग्री कौन सी अच्छी?
जिसके एंड पर नौकरी अच्छी। कौन सी डिग्री मशहूर हो जाती है? जिसके बाद अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो जाती है। तो ये भी लोगों की गलत फहमी है कि एजुकेशन इज फॉर इनलाइटनमेंट। इट इज नेवर फॉर इनलाइटनमेंट। ये नहीं है कि एजुकेशन होती नहीं है इनलाइटनमेंट के लिए, बट जो एजुकेशन सिस्टम हम ले रहे हैं ना, मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम, ये आपको पता है कितना हसीन इत्तेफाक है कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का नाम ही कब सामने आया है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सिर्फ सस्ते मजदूर नहीं चाहिए थे, टेक्नीशियंस भी चाहिए थे, ठीक है ना, टेक्निकल लोग भी चाहिए थे, इंजीनियर्स भी चाहिए थे जो मशीनों को ठीक भी कर सकते हो। तो विद दैट केम द आइडिया ऑफ मैस एजुकेशन। आप में से मैं हर बच्चे को ये कहूंगा कि आप 0 से लेकर 10 क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का कंटेंट इकट्ठा करें, और आज के बाद आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, इंग्लिश ही सिखानी है ना, तो 0 से लेकर 10वीं क्लास तक जितनी भी अंग्रेजी उसको इकट्ठा करके एक दफा सिखाना शुरू कर दो। लोग कहेंगे पागल हो तुम, स्कूल के बगैर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लिख लीजिए कि जो मॉडर्न स्कूल है ये भी हमें क्या सिखा रहा है? बच्चों को कंट्रोल करने का, उनको डिसिप्लिन करने का, ठीक है, उनको एक वर्कर बनाने का। मंडे, क्यों हसीन इत्तेफाक है कि स्कूल भी मंडे टू फ्राइडे खुलते और फैक्ट्रियां भी मंडे टू फ्राइडे खुलती। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है? स्कूल में भी अटेंडेंस होती है, फैक्ट्रियों में भी अटेंडेंस होती है। जो स्कूल में भी बर्दाश्त सिखाई जाती है कि टॉलरेंस होनी चाहिए। फैक्ट्री चल ही नहीं सकती अगर इनटॉलरेंस। एक हिंदू वर्कर और एक सिख वर्कर और एक क्रिश्चियन वर्कर आपस में कैसे काम करेंगे अगर हम उनके जहनों में टॉलरेंस का आइडिया नहीं डालेंगे? वो तो दूसरे दिन फैक्ट्री को आग लगा देंगे। टीचर को ओबे करना, शिफ्ट इंचार्ज को ओबे करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या रहना, फेयर रहना, अपनी क्लास के अंदर फेयर प्ले करना। बच्चों को सिखाया जाता है ना कि जी कंपटीशन क्या होता है, हेल्दी होता है। इसकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंप्लीकेशन पता है क्या है? कि जब मार्केट में आओ तो फिर कंपीट करो, ठीक है ना, विद इन द रूल्स गेम करो। ये है वो वर्ल्ड व्यू। इसी तरह अगर मैं बात कर दूं कि शख्सी आजादी, फ्रीडम, ये एक फजूल आइडिया है। आजादी नहीं होनी चाहिए, लोगों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। समवन मस्ट गाइड अस। तो फिर आप कहेंगे सर आप कैसे उस्ताद, पोल साइंस और फलसफा जैसा वो लोग पढ़ा रहे हैं जो क्या कहते हैं आजादी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से लिख लीजिए कि आपकी आजादी के करोड़ों फायदे, मैं उन पर बात नहीं कर रहा और मैं खुद बड़ा कायल हूं, लेकिन आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एतबार से देखो तो आजादी का आइडिया सूट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों भला? आप औरत को घर से निकाल कर फैक्ट्री लाए थे, क्या कहा था कि ये तुम्हारी मुआशी आजादी है। आपने बादशाहत खत्म की, उसकी जगह क्या लेकर आए? डेमोक्रेसी। तो आपने हर फर्द को क्या कहा कि तुम क्या हो? आजाद हो, लिहाजा तुम्हारा हक बनता है क्या देने का? वोट देने का। तो आपने, मैंने शुरू में कहा था कि वही बादशाह जो तलवार के जोर पर आता था आपने उसको चेंज करा दिया, ये कहकर कि ये बादशाह हमारा सही बादशाह है क्योंकि इसको मुंतखब किसने किया? हमने किया। यही कंसेंट बेस्ड हेजमनी कि जब ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर के साथ क्या कर जाए, एग्री कर जाए, उस दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए, सेम हो जाए। यही इंडिविजुअल आजादी है जिसके मैं और आप क्या है बड़े कायल हैं। लेकिन इसी इंडिविजुअल आजादी को एज अ कंज्यूमर यूज करके, सुन के देखो, तो आप ये जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हो रोज, मोबाइल, कपड़े, जिन चीजों के अंदर आपने उसका क्या नाम रखा हुआ है? मेरी जो मर्जी में पहनूं, मेरी जो मर्जी में खाऊं। आप आजकल कोई आपको सवाल करे कि यार ये इतनी महंगी चीज आप पहन रहे हो, इसकी जगह ये अल्टरनेटिव भी है, वो क्या कहेगा? भाई मैं तुमसे लेके खाता हूं, तुम्हारे अब्बा के पैसे हैं, मेरे अपने पैसे हैं। तो ये सब चीजें जिसको हम खुद क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, इंजॉय करते हैं, बेसिकली लिख लीजिए कि इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एरा। और ये वो कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिख लें आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। कितने लोग हैं जो जॉब के बगैर भी पढ़ना चाह रहे हैं? ये टेक्निकल एजुकेशन जो आई है, स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि इंजीनियरिंग के अंदर आगे 36 ब्रांचें बन गई हैं,
बायो के अंदर आगे 36 ब्रांचें बन गई, केमिस्ट्री के अंदर आगे 36 ब्रांचेस बन गई। इन सब का अल्टीमेट मकसद पता क्या है? स्पेशलाइज्ड मजदूर तैयार करना, जो रेलिवेंट डोमेन में स्पेशलाइजेशन दिखा सके, ताकि बाकी चीजों का उनको इल्म ही ना हो। ठीक है, वो अपनी फील्ड को देखे, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है। इमरान खान साहब की जब मूवमेंट चल रही थी इख्तिदार में आने की, तो हमारे डॉक्टर्स हजरात जो थे वो क्या थे, वो बड़ा फोर फ्रंट थे। तो उनको ये लगा कि हम एजुकेटेड हैं, सारी बात है, मेडिकल किया हुआ तो आप कौन है, एजुकेटेड है, और उन्होंने समझा कि ये हमारा हक है कि हम जिसको मर्जी अपना लीडर बना लें। लेकिन उससे ये एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस ये कहता है कि आपकी ट्रेनिंग थी मेडिकल की, आपने उसको समझ लिया कि हमारी ट्रेनिंग है फिलॉसफी की, या हमारी ट्रेनिंग है किसकी, पॉलिटिकल जो साइंस है उसकी ट्रेनिंग है। तो वो बाद में पता चला, उन्हीं डॉक्टर्स ने खुद कहा कि यार हमारे से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो क्या हुई है कि हमने इस बंदे को क्या दिया, वोट दिया। तो इसका मतलब है ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये डिसेप्शन। ठीक है, स्कूलिंग बच्चे को मजदूरी के लिए ट्रेन करना है। हमारे दिमाग ही 9 to 5 ट्रेन हो चुके हैं। आप में से जो बच्चे भी थोड़े हार्ड वर्किंग करते हैं, या मैं पढ़ाता हूं, या आप लोग कोई जॉब करता है, आप कभी वेंसडे वाले दिन छुट्टी की है आपने, थर्सडे को ऑफिस से? कभी कभी अगर कर भी लो ना, मजा नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेन हो चुका है दिमाग कि मंडे टू फ्राइडे काम है, और छुट्टी का मतलब ही इतवार है। तो छुट्टी तो छुट्टी है। अभी आप शुरू कर लो, वीकेंड रख लो ट्यूसडे और वेंसडे को, तो 15 कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे और वेंसडे फील होना शुरू हो जाएगा सैटरडे और संडे। तो ये जो हमारा वीक है, हमारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब किसका पार्ट। इसी तरह मैंने आपको पहले कहा है, आजादी का आइडिया बड़ा सेक्रेड है। आजादी दोगे तो लोगों को आजादी दोगे, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उसी प्रोफेशन के नाम पर पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री भी तो चलानी है। उसी प्रोफेशन आजादी के नाम पर हमने जो है वो डांस भी तो कराने हैं। उसी प्रोफेशन के नाम पर हमने मूवीज के अंदर भी तो लोगों को कास्ट करने। उसी आजादी के नाम पर हमने पूरी जितनी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें देख लें, चाहे मर्द है या औरत है, आप नाम लीजिए किसी चीज का, और उसमें आपको औरत भी मिलेगी और मर्द भी मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, और लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि ये कोई हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया गया, बल्कि हम अपनी जो आजादी है उसको क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसको जी सम अप करते हैं, एंड टू सम अप, ठीक है, वहीं तक बात आ गई। ठीक है, कि इट इज कार्ल मार्क्स की बात, ठीक है, कि इट इज द कॉन्शियसनेस, और सॉरी, इट इज द इकोनॉमी विच डिटरमिन्स द कॉन्शियसनेस। और ग्रामची की बात उसने आगे लेकर चला है कि द पावर नॉट ओनली लाइज विद इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बल्कि असल जो पावर है वो लाई करती है किसके पास, सिविल सोसाइटी, जो कि पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर का। और ये क्या करती है, ये उन आइडियाज को, उन आइडियोलॉजीज को, उस कॉन्शियसनेस को, उस सोच को, उन वैल्यूज को, उन नॉर्म्स को हमारे अंदर थ्रू कुरिकुलम, थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे अंदर इस तरह से क्या कर देती है, इंस्टिल कर देती है कि हम खुद से उन चीजों को क्या मानना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल मानना शुरू कर देते हैं, कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं विद आवर ओन कंसेंट। लेकिन इसका फाइनल एनालिसिस ये है कि ये कंसेंट मैन्युफैक्चर्ड होती है। ये कंसेंट कोई फितरी नहीं होती, ये कंसेंट क्या होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंसेंट करता कौन है, ऑल द इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू सिविल सोसाइटी, सिनेमा, आर्ट, ठीक है, टीवी, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, हर क्लास के अपने इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स का रोल मैंने नहीं बताया ज्यादा। हर रूलिंग क्लास होगी ना, तो उसके पास इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे जो उसके आइडियाज क्या क्या कर रहे होंगे, डिफेंड कर रहे होंगे, डिफेंस कर रहे होंगे। कितना हसीन इत्तेफाक है कि अमेरिका 1989 में रशिया टूटता है, उसके बाद अमेरिका की डोमिनेंस स्टैब्लिश होती है, और अचानक से फ्रांसिस फुकुयामा आइडिया दे देता है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और जिसमें वो लिबरल डेमोक्रेसी को क्या डिक्लेयर कर देता है, द मोस्ट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। Got it? ठीक है, तो whatever we do, whatever we think, whatever we have, whatever the lifestyle we have, according to this theory, according to Gramsci, it is actually not our own, rather it is engineered, it is manufactured, ठीक है,
और ऑल द कॉन्सेंट जिसमें आप कहते हो मेरी ये रजामंदी है, वो समझता है कि ये आपकी रजामंदी नहीं है। बेसिकली रूलिंग आइडियाज है रूलिंग एलीट के, जिनको उसने इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू विदाउट यूजिंग फोर्स एंड वायलेंस उसने आपके ज़हनों पर क्या कर दिया, मुसल्लत कर दिया। और इसमें एक और भी बात लिख ले, जिस तरह इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले, एक वेव आई है पाकिस्तान में स्टार प्लस की, केबल की एक वेव आई है, इंडियन मूवीज की एक वेव आई है, जिसने यहाँ लोगों के माइंड को, आइडियाज को, सब चीजों को क्या किया, शेप किया। ठीक है, तो इंडिया का हमारे ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है ना, वो डैट इज नॉट बेस्ड ऑन कि वो जंग लगा रहे हैं हमारे ऊपर, डैट इज एक्चुअली थ्रू आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, कॉन्सेंट बेस्ड हेजेमनी। क्लियर होगी बात? बिल्कुल सही है, डन हो गया। चले, तो ये था जी हमारा टॉपिक एंटोनियो ग्रामशी। थैंक यू सो वेरी मच जी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। जिनके कोई क्वेश्चंस हो वो फिर पूछ सकते हैं।